जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 9 जून 2024 और दिन है रविवार का। और रविवार का है तो इसका मतलब हमें कहीं नहीं जाना। आज ड्यूटी से तो छुट्टी है लेकिन घर के कामों से छुट्टी नहीं है। आज कुछ सफाई करनी है डिटेलिंग में, और आज सोच रहे हैं प्लांट्स लेके आएंगे, क्योंकि जब से हम महाकालेश्वर गए थे ना तो ये सारे प्लांट्स सूख गए, ये देखो, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो आज कुछ प्लांट्स लेके आएंगे। और मेरा वीरवार का फास्ट होता है तो उसमें केले के पेड़ की केले के पौधों की हमें पूजा करनी होती है, तो वो भी लेके आना है, क्योंकि वो भी पूरा सूख गया, ये है ना, पूरा सूख गया है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ छत पे। क्यों आई हूँ? एक तो आपको पता है पानी रखना होता है प्लांट्स में, जो बचे कुचे प्लांट्स हैं उनको पानी दिया, और फिर उसके बाद वॉक करनी है। आज से मैं वॉक स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। मैं कुछ भी खा रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा है। तो अब आज से वॉक स्टार्ट करूँगी, कुछ एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर फिट रहना है तो भैया ये करना पड़ेगा। तो पर पता नहीं है, मैं तो पूरा दिन काम भी करती रहती हूँ, वॉक भी होती रहती है मेरी। आई थिंक ये ना तभी से ये प्रॉब्लम है जब से दैविक हुआ है। और दैविक मेरा सी सेक्शन से हुआ था, तो आई थिंक शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने कई लेडीज़ को देखा है कि ऑपरेशन के बाद बहुत सारे परहेज़ करने पड़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम खा नहीं सकते हैं जिनसे एसिडिटी होती है। तो आई थिंक ये सी सेक्शन के बाद ही ये प्रॉब्लम मेरे को स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले नहीं होती थी। माँ बनना इतना आसान नहीं है। और कई लोग पता है क्या कहते हैं, कई लोग क्या, मेरे रिलेटिव में ही हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन मुझे ना कोविड हो गया था। तो कोविड में डॉक्टर ने बोला मुझे कि अगर आप ज़्यादा लेट करोगे ना तो बच्चे की सांस से थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है उसको सांस लेने में। तो भैया मैंने तो फिर कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला कि फिर तो आप सी सेक्शन कर दो। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो भैया इतना सुनने के बाद कौन सी माँ नॉर्मल डिलीवरी करवाएगी, वो अपना पेट कटवाना पसंद करेगी अपने बच्चे के लिए। तो फिर मैंने बोला था, और बस आसान नहीं होता है भैया। जो भी सोचता है ना कि सी सेक्शन बहुत आसान होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी में आई नो पेन होता होगा, बहुत ज़्यादा होता होगा, जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन सेम सी सेक्शन में भी होता है। आपको उस टाइम बेशक नहीं पता लगे, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी पता लगेगा उसका, ठीक है। और 2 दिन के बाद जब आपका जो इंजेक्शन का जब असर ख़त्म होता है, तो जो पेन होता है, क्योंकि 7 लेयर कटती हैं आपके पेट में, 7 लेयर कट के देन फिर बच्चा बाहर आता है, और फिर उन 7 लेयर कटने के बाद फिर बच्चा बाहर आता है, फिर वो 7 लेयर पे वापस टाँके लगते हैं। तो भैया ये इजी नहीं है। जिसको लगता है ना कि ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है और बड़ा आसान है, तो आसान नहीं है। कोई भी माँ नहीं चाहती है अपना पेट कटवाना, हर माँ नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करती है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस जैसे हो जाते हैं। और मेरे साथ तो सब नॉर्मल था, और बस वो जो चेक होता है ना, बॉडी चेक होती है पूरी, तो उसमें माइल्ड सा निकल गया था कोरोना, और उसकी वजह से फिर मेरा हॉस्पिटल चेंज हुआ। फिर हॉस्पिटल चेंज होने के बाद फिर वहाँ दूसरे हॉस्पिटल गए, सफदरजंग। तो वहाँ पे टच वुड की वहाँ का जो स्पेशल वार्ड था कोरोना पेशेंट के लिए, वो बहुत अच्छा था। मतलब मेरी
मुझे जो रूम मिला था ना वो 5 स्टार वाले रूम जैसा था, बिल्कुल सब कुछ था उसमें, एसी, बेड, मतलब सब कुछ टाइम टू टाइम आके जूस पानी सब मिल रहा था। बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे वो लोग। उसमें 3-4 ही रूम थे उस पूरी बिल्डिंग में, और 3-4 रूम में एक तो छोटी बच्ची थी जिसको कोरोना हो गया था, उसकी मम्मी उसके साथ रह रही थी, और एक मेरे साथ की एक लेडी थी, उसको भी बेबी हुआ था तो उसको भी कोरोना था, और एक मैं थी। बाकी सारे रूम खाली थे, मतलब वो स्पेशल वार्ड था पूरा। तो ये हाँ, तो वही है ना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी चैन से रहा जाएगा, नहीं तो नहीं तो प्रॉब्लम होगी। मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ी देर, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हमने अपना जो इन लॉज़ का जो घर था, अपना तो खैर नहीं बोलेंगे अब उससे, तो इन लॉज़ का घर हमने ना जून में, आई थिंक, हाँ जून में हमने छोड़ा था। छोड़ा क्या था, पॉलिटिक्स थी बहुत बड़ी, तो मजबूरन हमें छोड़ना पड़ा, नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में कौन अपना घर होते हुए किराए पे रहता है। तो जून में मैंने और हस्बैंड ने घर छोड़ा, और जून जैसे ही हमने घर छोड़ा तो विद इन 1 वीक मुझे ये गुड न्यूज़ मिल गई कि आई एम प्रेग्नेंट। तो और घर भी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि एक वो जो वर्ड होता है ना, जो औरतों के लिए बहुत बहुत ही कांटेदार वर्ड होता है, बांझ का, तो मुझे बांझ बोला गया था। शादी के 1.5-2 साल के बाद ही कोई कैसे बोल सकता है। तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, आई थिंक 19 महीने के आसपास हुए थे। 19 महीने भी नहीं, मई में हमारी शादी हुई थी, और मई में शादी हुई थी, और फिर मई, हाँ ये देखो 2 साल 1 महीना हुआ था, तो उसके बाद ही 2 साल भी नहीं हुए थे शायद। हाँ मेरे को याद भी नहीं करना। तो हम बाहर निकल गए, और फिर हम किराए पे रहने लगे, और फिर यहाँ पे माता रानी ने, क्योंकि मैं ना डिप्रेशन में चली गई थी वो वर्ड सुन के, कोरोना का टाइम था और घर पे ऐसे वर्ड सुनाई दे तो फिर डिप्रेशन हो ही जाता है इंसान को। तो मेरे लिए शायद इन्होंने अपना घर छोड़ा, और फिर उसके बाद हम इधर आए, तो विद इन 1 वीक मुझे पता चला कि मैं शायद जिस टाइम मुझे बोला गया ना, शायद माता रानी ने उसी टाइम उसी दौरान मेरी सुन ली थी। और मुझे यहाँ आके अपने रेंट वाले रूम पे आके पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सुबह 4 बजे। पहले तो दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरा बीपी लो ना बहुत होता है। तो हमने पी लो आपके लिए गया। तो हमने ना बीपी भी चेक करवाया, और बीपी ना मेरा कभी भी चेक करवाओ हमेशा लो ही होता है। तो हॉस्पिटल गए, यहीं केमिस्ट के शॉप पे गए, और उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, तो कह रहे बीपी बहुत लो है, तो उन्होंने बीपी की दवाइयाँ भी दी। अभी भी हमें नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो 2-3 दिन मैंने बीपी की दवाइयाँ खाई, और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि एक काम करो, किट ले आओ, मेरे को ना चेक करना है, शायद मुझे पता नहीं, मेरा मन कर रहा है चेक करने का। तो फिर ये किट लेके आए। फिर अगले दिन सुबह फर्स्ट यूरिन के साथ हमें चेक करना पड़ता है प्रेगनेंसी। तो फिर मैंने 4 बजे, और मेरी आँख भी 4 बजे ही खुली थी। तो 4 बजे मैंने चेक किया, और फिर वो देखा, ओ माय गॉड ये क्या है। तो फिर सबसे पहले जिसको मैंने बताया, वो रोहित को भी नहीं बताया मैंने, वो सबसे पहले मैं बहुत रोई। बहुत रोने के बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, और उस टाइम काफ़ी हालत ख़राब रहती थी। मम्मी भी डर गई कि इस टाइम क्यों फ़ोन आ रहा है। तो मम्मी ने उठाया, तो मैंने बोला मम्मी माता रानी ने सुन ली और नानी बनने वाली हो। भाई वहाँ मेरी मम्मी रो रही, यहाँ मैं रो रही, और फिर रोने की आवाज़ सुन के रोहित उठे। तो
कहते क्या हुआ, तो मैंने बोला कि, तो मैंने उनको किट दिखाई और भैया वो भी रोने लगे। ये मोमेंट मुझे कैप्चर करना चाहिए था, क्योंकि मैं कैप्चर इनका है क्योंकि मैं फ़ोन पे थी और मम्मी से बात कर रही थी। से बात करने के दौरान हम रोने लगे। रोने के बाद सुन के रोहित जी उठ गए और फिर उनको मैंने बताया, फिर उनकी भी आंखें भर गई। तो ऐसे प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन था वो स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद फिर हम गए डॉक्टर के पास, वो किट लेके गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने अच्छे से चेक वेक किया, मेरा वेट जो भी होता है सारी चीज़ें चेक की और एक ना वो कार्ड वार्ड भी बनवाया। तो फिर मेरा रूटीन चेकअप स्टार्ट हुआ। और मेरे साथ तो इतना अच्छा हुआ कि सेम टाइम में जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरे स्कूल में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारा जो ग्रुप था, तो उनमें से 4 लोग प्रेग्नेंट थे। तो एक फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि कुछ है, और उसने ना हमें बताया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। और मेरे से छुपती नहीं है बातें, पता नहीं क्यों मेरे से छुपती नहीं है। तो मैंने स्कूल में जाके मैंने सबको खुशखबरी दी कि ऐसा, क्योंकि डिप्रेशन में इंसान जब चला जाता है ना जिस वजह से, और वो वजह ख़त्म हो जाती है, तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो मैंने उनको बताया लंच टाइम में। तो फिर लंच टाइम में मैंने जब बताया, तो मेरी दूसरी फ्रेंड भी कहती है कि हैं सेम पिंच। मैंने बोला सेम पिंच? तो कहती है हाँ मैं भी हूँ। फिर उसके बाद विदिन 1 मंथ मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है रितु, ठीक है, वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो भी मेरे को कहती आगे सेम पिंच। मैंने बोला किस बात के लिए, सूट भी मैच नहीं हो रहा है क्या है, किस बात के लिए? तो फिर उसने इशारा किया और भैया हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। मतलब वो ड्यूरेशन जो इतना अच्छा बीता है ना, क्योंकि एक तो अकेले प्रेग्नेंट हो और एक 4 फ्रेंड आपकी प्रेग्नेंट हो सेम टाइम पे, और हम इतने मस्त खाना बना के लेके आते थे। और हम भी अलग अलग तरीके की वैरायटी का खाना बना के लेके आते थे, और जो बाकी स्टाफ वाले हैं वो भी हमारे लिए बना के लेके आते थे। तो वो ड्यूरेशन बहुत अच्छा था। इसलिए मैं कहती हूँ मेरा ऐसे भी धर्मपुरा ना मेरी फैमिली थी। क्योंकि अब देखो अकेले शायद मैं अपनी इतनी अच्छे से केयर नहीं कर पाती, तो हम साथ में हमें सबको गुड न्यूज़ मिलने वाली थी। तो सब ना अपनी फ़िक्र करने की बजाय दूसरों की फ़िक्र करते थे कि ये उसको पसंद है तो ये बना के लेके जाए। सेम मेरी फ्रेंड्स मेरी पसंद का बना के लेके आती थी। तो मतलब ये ड्यूरेशन इतना अच्छा बीता हमारा जो प्रेगनेंसी का था। तो इस तरीके से 9 महीने बीते। इस तरीके से मैं इतनी आसानी से बोल रही हूँ, लेकिन इस 9 महीनों में वेट गेन करना, क्योंकि मैं बहुत पतली हुआ करती थी। अगर मेरे को कोई जानता होगा, पहले देखा होगा, तो मैं बहुत पतली हुआ करती थी, और अब तो मैं 3 टाइम्स हो गई हूँ। तो ये उस टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप अकेले हो और आपके हस्बैंड है बस, क्योंकि हस्बैंड कितना ही कर लेते है ना, तो क्योंकि वो काम पे भी जा रहे हैं, और फिर उसके बाद मतलब उन्होंने जितनी हेल्प करनी थी वो उतना उन्होंने मेरी हेल्प की, घर के कामों में हेल्प की, खाना वाना बनाने में हेल्प की। और फिर उसी दौरान फिर मेरे को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, क्योंकि एक ना फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे। और मेरी जो फैमिली है, मायके की फैमिली, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और जो ससुराल की फैमिली है वो देखने तक नहीं आए, पूछने तक नहीं आए। तो इसलिए मेरे मन में उनके लिए कुछ नहीं है, ना नफ़रत है ना प्यार है, कुछ नहीं, न्यूट्रल हूँ। दिख जाते हैं सामने तो फिर मैं कर लेती हूँ नमस्ते, नहीं तो नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बाद में ये सारी चीज़ें हुई, नहीं तो उस टाइम तो बहुत कम ही खलती थी, क्योंकि फर्स्ट बेबी है इनकी जो पीढ़ी बोलते हैं ना, कि पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला जो पहला बच्चा है वो मेरा बेटू ही है। ये मेरे बेटू के कंधों पे इनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी।
लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है? शायद हमारी गलती भी होगी। तो छोड़ो। उसके बाद देखो क्या हुआ। मेरी जो ड्यू डेट दे रखी थी वो दे रखी थी 16 मार्च की दे रखी थी ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से पहले ना मेरे को 3-4 बार फॉल्स पेन होते हैं ना। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी हमें पता नहीं चलता था, कभी स्कूल में चक्कर आ जाते थे, कभी स्कूल में दर्द होता था तो रोज़ भाग भाग के स्कूल आते थे। फिर हम कई बार हम नजफगढ़ के हॉस्पिटल में गए हैं, कई बार हम दूसरे हॉस्पिटल्स में गए हैं चेक कराने, क्योंकि सबको लगता था हाँ बेबी होगा, अब बेबी होगा। लेकिन वहाँ जाके पता चलता था फॉल्स पेन है 3-4 बार हमने चक्कर काटे हैं ऐसे। फिर उसके बाद जिस दिन होने वाला था 16 मार्च की दे रखी थी, तो 15 मार्च को हमने पूरा पैक किया। उस दौरान मेरी मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि 9th मंथ में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी मुझे। तो फिर हमारा सहारा कौन होता है? मायके वाले ही होते हैं। तो मेरी मम्मी आ गई थी। मेरी मम्मी फिर मेरे साथ रही, 9 मंथ में आ गई थी। तो फिर 15 मार्च को हमने पूरा पैकिंग किया, और फिर 16 मार्च को हमें वहाँ पे एडमिट होना था। और शायद नहीं होती ना, तो फिर अब मुझे नहीं पता उस शायद में क्या होता, क्योंकि अगर मुझे कोरोना था तो अगर मैं नहीं होती तो फिर कई लोग कह रहे थे कि अगर आप नहीं जाते ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, अगर जाओगे तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं करते। लेकिन जब हम गए ना, यहाँ से शाम के टाइम हम गए थे, ठीक है, और फिर वहाँ जाके सीधा डायरेक्ट जाके वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं साइन वाइन करवाते हैं, हस्बैंड से भी साइन कराते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान इनकी डेथ हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो फिर हॉस्पिटल वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं, और फिर वहाँ पे साइन करना होता है आपके फैमिली मेम्बर को। तो कितनी बड़ी बात है, कैसे साइन किए होंगे उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा चेकअप हुआ, और फिर विदिन 1 आवर शायद मेरी रिपोर्ट आ गई थी। और आई थिंक रिपोर्ट आई होगी 9 साढ़े 9 बजे के करीब रिपोर्ट आई होगी। तो हम एक वार्ड में 3 बेड लगी हुई थे, वहाँ पे सारी बैठी हुई थी, सारी मतलब लेटी हुई थी प्रेग्नेंट लेडीज़। तो फिर सडनली एक स्टाफ मेंबर आता है और कहता है कि किरण कौन है? तो मैंने बोला मैं। तो फिर कहते हैं कि बाकी सब चलो यहाँ से, बाकी सब चलो यहाँ से, इनको कोरोना है। भैया इतना सुनने के बाद तो वो लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे पता नहीं मैं मतलब कोई आतंकवादी हूँ, ठीक है। और सारे जितने भी बाकी 2 लेडी थी उनको ना खाली करा दिया गया वो रूम। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर वहाँ पे रही, और मेरे को इतनी टेंशन होने लगी, और मेरे लिए टेंशन नहीं हो रही थी, इस बच्चे के लिए हो रही थी कि इसको कुछ ना हो। तो फिर उसके बाद तो 1 घंटे के बाद एक और स्टाफ मेंबर आया, उसने मतलब मेरे को इतनी गंदी तरीके से चिल्ला के बोली, एकदम इतनी गंदी लैंग्वेज में बोली कि चल उठ, चल अपने कमरे में चल, ऐसे करके। मैंने बोला कौन से कमरे में? तो कह रही है चल और मेरे से दूर रह, ऐसे करके बोला उसने। और फिर मैं रो रही हूँ, 1 घंटा तो मैंने रोने में बिताया बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम ना ही रोहित जी से मिलने दिया था, ना ही मम्मी से मिलने दिया था। और मेरे को वो किसी और रूम में लेके गए, और वो रूम एकदम कोने में रूम था, और उस रूम में ले जाके मेरे को रख दिया। और फिर मेरे को ना कोई पूछने तक नहीं आया। उससे पहले ना इन्होंने मेरे को ना इंजेक्शन वगैरह दे दिया था पेन वगैरह का। तो अब आप सोचो कि पेन का इंजेक्शन भी दे दिया है, और एक अलग से कोने में जाके मेरे को लिटा दिया है। उस टाइम ना मेरे पास फ़ोन है कि मैं अपने हस्बैंड को भी बता पाऊँ, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना फ़ोन था ना कुछ था। अगर फ़ोन होता ना तो मैं पक्का उनकी ना शिकायत कर देती, उस हॉस्पिटल की शिकायत कर देती पक्का, लेकिन मेरे पास था ही नहीं कुछ। फिर उसके बाद मैं पूरी रात तड़पती रही हूँ, पूरी रात। ना ही कोई आया देखने के लिए मुझे। एक आई थी 1-1:30 बजे के करीब आई थी, पूरा एकदम वो पीपी किट पहन के, और फिर चेक करने आई मुझे कि ठीक हो, ये हो। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उसने बोला कि आप घबराओ मत, सांस लेने में इसलिए नहीं प्रॉब्लम हो रही है कि आपको कोरोना है, वो तो माइल्ड सा है बिल्कुल, और आपको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप बहुत देर से एकदम टेंशन में होगे, और
उसके बाद आप रो भी रहे हो ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके इतना बोलने पे मेरे को रिलैक्स हुआ। मैंने उससे सिर्फ एक ही बात पूछी कि मैम मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना। ओह माय गॉड। क्योंकि न्यूज़ में बहुत सारी गंदी गंदी न्यूज़ें हम सुन रहे थे, आसपास के लोगों का सुन रहे थे, तो सिर्फ उसी की टेंशन थी मुझे अपनी भी टेंशन नहीं थी कि मेरा बच्चा सही से हो जाए। तो मैंने एक ही शब्द उनसे पूछा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बच्चे को भी कुछ नहीं होगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। तो इतनी सी बात ने मुझे इतना रिलीफ़ दिया। तो फिर उनके जाने के बाद मैं सोई हूँ, 2-3 घंटा सोई होंगी मैं। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे के करीब आए मेरे पास स्टाफ मेंबर। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा फिर से चेकअप वगैरह किया था। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे कि अभी 1 घंटे के बाद ना आपको दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे और वहाँ पे आपकी डिलीवरी होगी, ऐसा बोला उन्होंने। और ये बात है 17 मार्च की। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा। और फिर मेरे को फिर टेंशन होगी कि मैंने बोला यहाँ क्यों नहीं हो रही है फिर। तो उन्होंने बोला कि दूसरे हॉस्पिटल होगी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए, एक बार मेरे को उनको देखना है। तो वो भी लेडी बहुत अच्छी थी। तो उसने एक स्टाफ मेंबर को बोला कि इनके हस्बैंड को एक बार ना कॉरिडोर में बुला दो। तो मैं गई। जब वो आए ना तो फिर मेरे को दूर से ही वो रूम के बाहर आई ना, तो वो दूर से मेरे को दिख रहे थे सामने। और उनको देखते ही वो भी रो रहे, मैं भी रो रही हूँ, इतनी तेज। और फिर वो दूर से ही मेरे को, क्योंकि छूना तो था नहीं क्योंकि मेरे को कोरोना था, तो उनको मेरे पास आने नहीं दिया जा रहा था, गार्ड ने पकड़ रखा था उनको। और मैं उनको देख के इतना रो रही हूँ। और फिर बाद में बोला मुझे रो मत, मैं ठीक हूँ ऐसे करके। क्योंकि ठीक तो थी नहीं मैं, क्योंकि पूरी रात अकेली थी और फिर मेरे को डर भी लग रहा था। मतलब पता नहीं कैसा दिन था वो, बाप रे बाप, बस मरना बाकी था बाकी सब कुछ हो गया था एकदम। फिर उसके बाद 7 बजे के करीब एम्बुलेंस आई। फिर मेरे को वही पीपी किट में पकड़ रखा था दो गार्ड ने। और फिर वो मेरे को लेके गए और फिर हस्बैंड को भी बोला और फिर मम्मी को भी बोला। तो मेरे को पीछे बिठाया गया और बाकी मम्मी और हस्बैंड वो मास्क पहन के और हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के मेरे साथ बैठे। और फिर हम पहुँचे सफदरजंग गए। तो वहाँ पे पहले ना नॉर्मल वार्ड में मेरे को लेके गए। और फिर वहाँ पे एक अलग सा रूम था, वहाँ पे मेरे को उन्होंने बिठा दिया। तो फिर वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ। तो वहाँ मेरे को पता चला कि मेरे बच्चे की सांसें ना बहुत कम हो गई हैं। और ये बात सुनते ही, अब पता नहीं उन्होंने मेरे को डराया क्या बोला, लेकिन उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट का मेरे को दिया भी था, तो उसमें लिखा भी था। तो फिर वो देख के फिर मेरे से पूछने लगे कि क्या करना है। तो मैंने बोला डॉक्टर मुझे क्या पता क्या करना है, आप डॉक्टर हो, आप बताओ और प्लीज़ जल्दी करो, मेरा बच्चा ठीक हो बस। क्योंकि ज़्यादा डिले, इतना तो हमें पता है कि ज़्यादा डिले करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि तो आप बताइए क्या करें फिर। तो मैंने बोला आप ये बताइए मुझे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो क्या सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं, क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी में देखिए टाइम लगेगा और फिर आपके बच्चे की जो सांसें हैं वो बहुत कम हो रही हैं। और तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप ऑपरेशन से करा दीजिए, सी सेक्शन करवा लीजिए। तो इतना कहने के बाद फिर मैं कौन सा अपना दिमाग चलाऊंगी। फिर मैंने बोला ठीक है डॉक्टर कर दीजिए। तो डॉक्टर ने फिर मेरे साइन लिए और फिर हस्बैंड के साइन लिए और फिर हमें स्पेशल वार्ड में लेके गए, वो जो कोरोना का स्पेशल वार्ड बना हुआ था। फिर वहाँ पे गए हम। और मैंने पता है क्या पहन रखा था, एकदम वो जो सिर्फ एक कपड़ा था मेरे बॉडी पे, वो जो ऑपरेशन वाला कपड़ा होता है वो था बस। और मतलब इतनी भीड़ में उस टाइम शर्म भी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना।
वो सिचुएशन इतनी ख़राब थी ना, बिल्कुल मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैं वहाँ पे स्पेशल वार्ड में लेके गए, तो वहाँ पे बाहर ही रोहित जी को और मम्मी, अब उनको बाहर ही रोक लिया और मेरे को अंदर लेके गए। और वो मैं लास्ट टाइम था, मैंने मतलब उनको पीछे मुड़ के देखा और मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे ये था कि शायद मैं मर जाऊंगी और मैं इनको देख नहीं पाऊंगी। बस दिमाग में यही था कि मैं मतलब मेरे को कुछ हो जाएगा और मैं फिर दोबारा इनको देख नहीं पाऊंगी। तो मैं पलट के मैंने थोड़ी देर रुकी और मैंने उनको गार्ड भैया को भी बोला कि प्लीज़ रुक जाओ थोड़ी देर। तो वो भी वहाँ खड़े होके रो रहे हैं, मैं भी यहाँ खड़े होके रो रही थी, मम्मी भी रो रही थी। तो लेके गए अंदर और फिर वहाँ ले जाके जिस टाइम हम अंदर गए ना, वहाँ फिर रेस्ट वेस्ट नहीं करवाया, डॉक्टरों की टीम आई, मेरे को स्पेशल ऑपरेशन वाले रूम में लेके गए। और फिर वहाँ पे मतलब मैं सब कुछ सुन रही थी, सब सुनाई देता है। यहाँ से ना, यहाँ से आपका पीने चुभाते रहते हैं कि यहाँ से वो फ्रीज ना हो। बाकी तो इंजेक्शन लगता है और रीढ़ की हड्डी में लगता है इंजेक्शन, और उसका पेन मैं बता नहीं सकती कितना ख़तरनाक होता है। तो वो पेन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर बात कर के फिर ऑपरेशन कर रहे थे। मेरे को सब सुनाई दे रहा था, फिर सिर्फ मुंह पे था जय श्री राम, राम जय माता दी, मतलब जितने भगवानों को मेरे को याद करना था मैंने सबको याद कर लिया, सबको। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दैविक हुआ। और फिर एक और चीज़ हुई कि दैविक ना रोया नहीं, जब ये हुआ ना तो ये रोया ही नहीं। और फिर डॉक्टर उसको मार भी रहे हैं तो ये रोया नहीं। और फिर डॉक्टर कह रहे हैं बच्चा रो क्यों नहीं रहा। भाई इतना सुनने के बाद तो मेरा जो रोना निकला है, और मेरे रोने के बाद मेरा बेटा फिर रोया इतनी तेज़ रोया। फिर मेरे को शांति मिली। फिर डॉक्टर ने उसको उल्टा पकड़ रखा था और फिर मेरे को पूछ रहे थे कि बताओ बॉय है या गर्ल है। तो फिर मैंने बोला बॉय है। और इतना होने के बाद बस वही झलक मैंने देखी थी दैविक की। फिर उसके बाद वो उसको अलग लेके गए और फिर मुझे फिर अलग वार्ड में शिफ्ट किया, मेरे रूम में शिफ्ट किया। और फिर मतलब आप उठ भी नहीं सकते हो, पाइप वाइप सब लगी हुई थी टॉयलेट वगैरह की। मतलब क्या दिन था बाबा वो। देखो अभी भी घुस देखो। फिर उसके बाद 2 दिन तक मेरे को होश, मतलब 2 दिन तक फिर मैंने सिर्फ वो सुनाई दे रहा था। फिर उसके बाद ना मेरे को नींद आ गई। अब मैं कब उठी मेरे को नहीं पता है, 1 दिन के बाद उठी, 2 दिन के बाद उठी। फिर उसके बाद जब मैं उठी तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, क्योंकि एक ना नर्स हमेशा रहती थी बाहर, तो जब आप आवाज़ देते थे तो वो अपना पीपी किट पहन के और फिर अंदर आती थी। तो मैंने आवाज़ दी तो फिर वो आई। तो मैंने बोला कि मैम मेरा बच्चा कहाँ है। तो उन्होंने ला के दिखाया अपनी गोदी में, क्योंकि मेरे को तो छूना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने ला के दिखाया बेबी को मेरे पास। फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि यहीं पास में ही है ये, एक और लेडी को हुआ है ना बच्चा, वो भी लड़का ही था। और दैविक मेरा हुआ था 17 तारीख को और उनका बेबी हुआ था 10 तारीख को। तो कह रहे थे कि अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से मस्ती में हैं, आप टेंशन मत लो। तो ऐसा बोला उन्होंने। और फिर उसके बाद अब इस बीच जो मैं तो यहाँ सो गई हूँ, लेकिन बाहर की जो हालत मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी की हो रही थी, वो तो भाई, क्योंकि उनको पूरा कोई तो वो किसी के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। तो जब मेरे को बाद में पता चला कि हाँ आप फ़ोन ना मंगवा सकते हो, ठीक है। और उस रूम में ना एक फ़ोन भी था। तो मैंने डॉक्टर एक आई तो मैंने बोला डॉक्टर मेरे हस्बैंड को प्लीज़ इन्फॉर्म कर दोगे, अभी तक मेरी बात नहीं हुई है 3रे दिन। तो कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए आपने अपने हस्बैंड से बात नहीं की है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं उनसे बात ही नहीं हुई है। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपने स्टार लगा के और उनका नंबर डायल करके इससे बात कर सकते हो भाई इतना सुनने के बाद जो मुझे शांति मिली है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया और उसके बाद डॉक्टर के जाते ही मैंने डायल किया और फिर मैंने फ़ोन मिलाया रोहित जी को और फिर उधर से फ़ोन आया
और फिर मतलब फ़ोन उठाया और फिर उन्होंने बोला हेलो। मैं बता नहीं सकती उस हेलो ने मेरे को कितनी शांति दी, कितनी शांति दी। मतलब जो हमारा प्यार था ना वो और गहरा हो गया और ज़्यादा। तो उसके बाद जब उनसे बात हुई तो उनका एक ही सामने से एक ही क्वेश्चन था बस कि कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है, एकदम ठीक है, बढ़िया। मैंने बोला हाँ बढ़िया, मैं तो 5 स्टार में रह रही हूँ। मैंने उनको हंसाने के लिए बोला, मैंने बोला यहाँ तो नौकर चाकर है मेरे आसपास। इतने सारे हेल्पर हैं। और फिर उसके बाद एकदम पैर वैर सब दबा रहे हैं, सर दबा रहे हैं। मतलब रानियों जैसा जीवन जी रही हूँ मैं तो उधर तो कह रहे अच्छा रानियों जैसा जीवन जी रही हूँ, यहाँ मैं पार्क में लेट रहा हूँ चींटियों के बीच में। ऐसे बोला उन्होंने। तो फिर मैंने बोला पता चला आपको? तो कहते हैं हाँ पता चला मुझे। तो मैंने बोला कैसे पता चला फिर? तो फिर कहते हैं कि मैंने फिर वहाँ पे पूछा था, जो रिसेप्शन होता है वहाँ पे पूछा था क्या हुआ, तो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बोला लड़का हुआ है और ठीक है, बच्चा ठीक है और माँ भी ठीक है। तो वहाँ से उनको मतलब पहले से पता था कि बेबी हुआ है। फिर अब फ़ोटो वोटो मैं कैसे भेजूँ ये था। तो फिर साइड वाली जो दीदी थी ना वो फ़ोन पे बात कर रही थी। तो मैंने उनको बोला कि दीदी प्लीज़ आप एक फ़ोटो क्लिक करके मेरे हस्बैंड को भेज दोगे। और हेमा दीदी नाम था उनका, हेमा। तो मैंने बोला प्लीज़ एक फ़ोटो क्लिक करके भेज दोगे आप उनको, उन्होंने अभी तक देखा नहीं है बेबी को। तो फिर मैंने गोद में लेके और पहली फ़ोटो क्लिक करवाई और वो दीदी ने, हेमा दीदी ने क्लिक की और फिर वो भेज दिया इनको। और फिर वो फ़ोटो देख के ये जो खुश हुए हैं ना इतने, कह रहे ये तो कितना क्यूट है। फिर वो दीदी बोली कि आप ना फ़ोन मंगवा सकते हो। ये देखो एक बार आगे देखा, वो कहते हैं कि आप फ़ोन ना मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि आप जो सामान भेजोगे ना तो उसमें ना फ़ोन भी भेज देना मेरा। तो तब मेरा फ़ोन मेरे पास आया और फिर मैंने वीडियो कॉल कर करके सबको दिखाया। और फिर ऐसे, और फिर मेरे को 14 दिन तक वहाँ पे रहना पड़ा। आप सोचो मैं तो उसके पास थी, मैं तो दैविक के पास थी। तो और उसके पापा पे क्या बीत रही होगी, वो 14 दिन तक बाहर ही थे हॉस्पिटल के। और इस बीच मेरे इन लॉज अगर सुनते होंगे, मेरे ससुराल वालों का एक भी बंदा हॉस्पिटल नहीं आया, एक भी बंदा, एक भी। इसीलिए मैं न्यूट्रल हो चुकी हूँ। कहते हैं ना कि आप पे जो बीतती है तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन एक मदरहुड में प्रेगनेंसी के टाइम जो चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं भूलते हो आप। और अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम करता है तो फिर आप कभी नहीं भूलते हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद हम जब 14 दिन के बाद घर पे आए तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा छुटकू, कितने दिन का, 15 दिन का था, ठीक है, हम घर पे गए। अभी भी मैं क्यों बोल रही हूँ, घर तो नहीं है वो, ठीक है। इनके पापा मम्मी के पास गए उसको मिलवाने के लिए, क्योंकि उनका वंश था, वंश को आगे बढ़ाने वाला चिराग था वो। तो मेरी सासू जी चली गई ऊपर छत पे, उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ससुर ने गोदी में लिया और खिलाया। उस टाइम मेरी दोनों नंदे भी थी, उन्होंने भी देखा। फिर उसके बाद फिर सास ऊपर ही रही। भैया पता नहीं उसका दिल है कि क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। तो उसने देखा भी नहीं मेरे बच्चे की तरफ। ये पहली बार हुआ। फिर उसके बाद हम दूसरी बार भी गए, मतलब मैं 3 बार जा चुकी हूँ, तीनों बार उसने मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट किया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग से वो होता है ना, मैंने फ्लश आउट कर दिया कि भैया ख़त्म, उधर से सब ख़त्म। और मेरे जो बच्चे को पाला है वो मेरी फैमिली ने पाला है। मेरी फैमिली मतलब मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने जो साथ दिया है। तो कल को ये लोग आ जाएंगे ना अगर ये बोलने के लिए कि हमारा चिराग है, हमारा ये है, तो नहीं भैया तुम्हारा चिराग नहीं है वो, ठीक है। वो मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड का बेटा है। और मैं बता नहीं सकती कि उसको मैंने कैसे पाला। 6 महीने की मैटरनिटी मिलती है उसमें तो ठीक था। फिर 6 महीने के बाद कुछ महीने मम्मी रही। फिर मम्मी भी इतने दिन तक नहीं रह सकती है, मम्मी कम से कम मेरे पास ना 7-8 महीने रही।
फिर उसके बाद क्योंकि पीछे भी एक फैमिली है, उसको भी संभालना होता है, मेरे पापा भी हैं, तो वो कब तक संभालेंगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर एक दीदी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं ना जॉब छोड़ने वाली थी, क्योंकि एक माँ के लिए बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं जॉब छोड़ने वाली थी। तो फिर उन्होंने मेरे को सांत्वना दी कि नहीं नहीं भाभी, जॉब मत छोड़ो आप। और मेरी सच में ननद जिसको मानती हूँ ना, मैं उन्हीं को ही मानती हूँ। कहते हैं ना, अपने साथ नहीं देते हैं, पराए साथ देते हैं मुसीबत में। तो वो मेरे साथ तो सेम वैसा है। मेरे सामने तो एग्ज़ाम्पल है पूरा प्रॉपर। तो उन्होंने मेरे को गले से लगाया और फिर कहते हैं कि नहीं, जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं रखूँगी आपका बच्चा, जब तक आप स्कूल में होगे मैं संभाल लूँगी। तो ऐसे करके 2 महीने चला। 2 महीने के बाद फिर वो दैविक ना वहाँ पे रुकता नहीं था, क्योंकि ना पता नहीं क्यों नहीं रुकता था वो, और वो रोता रहता था। तो फिर आसपास वाले भी प्रॉब्लम करने लगे थे कि कैसी माँ है, छोड़ के चली जाती है, ये है वो है। तो दीदी को ना अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें बताई। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं दीदी। फिर मैंने ना थोड़े दिन की छुट्टी ली और फिर मैंने दैविक को संभाला। फिर उसके बाद फिर छुट्टी के बाद फिर जाना पड़ा। तो फिर जाना पड़ा तो फिर इधर ही साइड में एक आंटी रहती हैं, और उन आंटी के पास ना दैविक बहुत अच्छे से रहता था। शायद मेरी मम्मी वाली फीलिंग ले लेता था कि हाँ मेरी नानी है, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे से रखती थी मालिश वालिश करके। तो बच्चे ना अट्रैक्शन को पहचानते हैं, तो फिर उनके पास ना बहुत अच्छे से जाता था वो। तो फिर इनके दैविक के पापा ने बोला कि आंटी से बात करता हूँ। तो उन आंटी से बात की तो आंटी मान गई, और फिर उसके बाद फिर हम वहाँ पे उसको छोड़ के जाने लगे। फिर उसके बाद ऐसे 2 महीने निकले, फिर दैविक हो गया 1 साल का। 1 साल का हुआ तो फिर मेरी एक फ्रेंड है रीनू, तो उन्होंने मेरे को ना एक ना डे केयर का बताया कि वो डे केयर में आप छोड़ सकते हो, बहुत अच्छे से रखते हैं बच्चे। और वो मेरा डिसीजन बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट स्टेप नाम से है, यहीं इंदिरा पार्क में ही है। तो वहाँ पे मैं गई और फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से एकदम, क्योंकि वो आंटी भी बहुत अच्छे से रख रही थी। लेकिन वही होता है ना कि आस पड़ोस वाले बहुत बकवास करने लग जाते हैं फिर, कि कैसी माँ है, बच्चे को छोड़ के चली जाती है, दिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें सुन के भी ना बहुत दिल ना दुखता था। उनको नहीं पता कि कितना मतलब दिल पे पत्थर रख के मैं जाती थी स्कूल में, और फिर बच्चों को पढ़ाती थी, और फिर वापस फटाफट भागने की रहती थी कि मुझे अपना बच्चा देखना है। एक वर्किंग वुमेन के लिए बच्चा और घर दोनों संभालना, और जबकि वो अकेले हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। फर्स्ट स्टेप में मैंने इसका एडमिशन कराया, और फिर वहाँ पे डे केयर में कराया मैंने एडमिशन, और वो बहुत अच्छे से रखते थे, और हमेशा वीडियो कॉल पे रहना। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो अच्छे से खाना वाना भी खाने लगा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, तो उनके साथ मेल मिलाप भी होने लगा था। तो अकेला था तो वो बोलता भी नहीं था, वहाँ जाके उसने बोलना सीखा। तो ठीक था वो डिसीजन। 1 साल तक वहाँ पे रहा। फिर दूसरे साल जब वो 2 साल का हो गया, तो हम ना फिर मैंने उनको बोला कि आप ना नॉर्मल ना प्ले स्कूल में इसका नाम करवा लो। 2.5 साल का हो गया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी भी डे केयर में ही चलेगा। तो वो हम ना वहाँ पे 5000 देते थे पर मंथ। तो पता चला कि साइड में एक और स्कूल खुल रहा है, और वहाँ पे ना CCTV वगैरह सब है। तो वहाँ जाके मैंने चेक किया, तो जहाँ पे दैविक अभी भी पढ़ता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम मतलब पूरा ना प्ले ग्राउंड वगैरह बना रखा था, और CCTV वगैरह सब था। तो फिर मैंने वहाँ पे इसका एडमिशन करवाया, और फिर उसके बाद तब से वहाँ पे है। ये थी मेरी बेटी की स्टोरी। और मुझे लगा ना कि भगवान ने मेरे ऊपर ना हाथ रख रखा था, वो ना आगे से आगे रास्ता दिखा रहा था। और इस बीच ना सुनने में ये भी आया था कि करेगी क्या, या तो उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आएगी मेरे पास नाक रगड़ती हुई, ऐसा बोला गया था। और ये कौन बोल सकता है, आपको भी पता है। तो ये थी मेरी स्टोरी प्रेगनेंसी की। मेरी स्टूडेंट ने पूछा था और मैंने ये बता दिया, और ये बताते टाइम भी मेरे रोंगटे अभी तक खड़े हो गए। चलो, इस बीच मेरी इतनी, तो ये थी मेरी स्टोरी, प्रेगनेंसी की स्टोरी। और
ये कुछ ही मिनट की है, लेकिन इसमें ना मैंने मतलब मैं मर के जी हूँ। मतलब जो दूसरा कहते हैं ना दूसरा जन्म हुआ, तो वो मेरा दूसरा जन्म हुआ है ये। और भगवान जी का बहुत 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 शुक्रिया कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं अब अपने बच्चे के साथ और अपने पति के साथ बहुत अच्छे से हूँ। और एक ही कमी है, बस घर की कमी है, और भगवान ने चाहा तो वो भी जल्दी लेंगे। और बस ये मेरी थोड़ी सी स्टोरी थी, और आई होप आपको पसंद आई होगी। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।